ये चीज हमने आज से 10,000 साल पहले खाना बंद कर दिया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी और आज कम उम्र में ही हमारी जानें ले रही है, हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2023 के डेटा के हिसाब से आज के तारीख में हर साल लगभग 2.7 करोड़ लोगों की मौत यानी ओवरऑल 67% डेथ्स कैंसर और दिल की बीमारियों की वजह से हो रही है। What is the leading cause of death in our world? Not guns or tanks, not wars or famines. It's heart disease. New research finds that cancer cases are rising globally, especially among the young. ये चीज तो हमें पता है, राइट? बट जो चीज आई एम श्योर आपको नहीं पता होगी वो है कि शॉकिंगली आज से कुछ हजार सालों पहले अर्ली स्टोन एजेस में कैंसर्स और दिल की बीमारियां ना के बराबर हुआ करती थी। यस, आज की कॉमन बीमारियां उस समय में एक्सट्रीमली रेयर हुआ करती थी। 70% मौतों का कारण नहीं आज की तरह। अब ये आंखें खोलने वाली खोज है, क्योंकि मल्टीपल रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स ये खुलासा कर रहे हैं कि हमारे जंगली हंटर गैदरर शिकारी पूर्वज हम आज के आधुनिक इंसानों से ज्यादा हेल्दी और हैप्पी लाइव्स जी रहे थे। नाउ जस्ट लेट दैट सिंक इन फॉर अ व्हाइल। और हां, ये कोई कहानी वगैरह नहीं है, बल्कि इसके हमारे पास कई सबूत हैं जो मैं कुछ ही पलों में आपके साथ शेयर करूंगा। ये आज की कड़वी सच्चाई है कि बढ़ते आधुनिकता के चलते आज हम कहीं तो भटक गए हैं, जिसके जवाब में हमारा शरीर हमें 100 किस्म की नई बीमारियां दे रहा है। इसी पर कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि इतिहास में एक्चुअली हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, एक बड़े खोज की जिसने इंसानों की तकदीर तो बदल दी, लेकिन उस वक्त हमने रियलाइज नहीं किया कि यह आधुनिकता का आविष्कार नहीं बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर कहलाया जाएगा। पता है, पिछले 200 सालों में ऑलमोस्ट 70 बड़े बड़े एपिडेमिक्स और आउटब्रेक्स हो चुके हैं, जिसने करोड़ों की जानें ली है। इन सारी घटनाओं के पीछे भी ना हमारी वही एक गलती थी। अब जब मैं आपको उस हमसे हुए ब्लंडर के बारे में बताऊंगा ना, आपको खुद बिलीव भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज गलती लगती ही नहीं है। सो क्या थी वो बड़ी गलती? क्यों कह रहे हैं साइंटिस्ट उसे सबसे बड़ा ब्लंडर? और वो क्या चीज है जो हमने खाना बंद कर दिया, जो आज 70% बीमारियों का कारण बन रही है? वेल, चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर इंसानी इतिहास के, क्योंकि वहीं पर दफन मिलेंगे हमें सच्चाई के सारे राज। आज से 20 लाख सालों पहले एक ऐसा दिन जब हमारे बंदर पूर्वजों ने पहली बार खड़े होकर चलना सीखा। ये एक ऐसी नई नस्ल थी जो सीधे पीठ खड़ी हो सकती थी, इसीलिए कद में लंबी भी हो गई थी और अपने वेल डेवलप्ड हाथों और ब्रेन के साथ हथियारों का भी इस्तेमाल करना सीख रही थी। हमारे इन पूर्वजों का नाम था होमो इरेक्टस, जिन्हें माना जाता है ये सबसे पहले केपेबल हंटर्स यानी शिकारी थे। बट जैसे कोई भी खिलाड़ी पेट से ही सीख कर नहीं आता है, इस हुनर का बीज भी होमो इरेक्टस के पिता और परदादाओं ने उनमें पहले ही डाल दिया था। होमो इरेक्टस विकसित हुए थे होमो एर्गास्टर नस्ल से, जो नस्ल ने सबसे पहली बार ग्रुप्स बनाकर शिकार करना सीखा था। ये इरेक्टस जितने काबिल तो नहीं थे और कभी कभार ही शिकार कर पाते थे, मगर इनकी कोशिशें बेहतर बनने की जारी थी। इन्होंने पहले से ही कुछ छोटे मोटे हथियार बनाना अपने पिता होमो हेबिलिस से सीखा था, जो हमारे पूर्वज इतिहास के सबसे पहले जीव थे जिन्होंने 26 लाख सालों पहले ही हथियार बनाना सीख लिया था। इनफैक्ट होमो हेबिलिस ने तो पूरे इतिहास में सबसे पहले आग को इस्तेमाल करने की कला भी सीख ली थी, और इसीलिए होमो इरेक्टस के कंधों पर काफी प्रेशर था अपने काबिल नस्ल को आगे बढ़ाने का और अपने वंशों को एक बेहतर भविष्य देने का। अब इन हथियारों के ज्ञान से और आग के इस्तेमाल की कला से और शिकार कर पाने के हुनर से एक बेहतर भविष्य कैसे क्रिएट किया जा सकता है, स्पेशली तब जब आइस एजेस की वजह से आसपास हर जगह खुले ग्रासलैंड्स जैसा वातावरण हो गया था। अब इनसे पहले के हमारे जो भी बहुत ही पुराने पूर्वज थे ना, इवन होमो हेबिलिस और एर्गास्टर से भी पहले के परदादा सहेलांथ्रोपस चैंडेंसिस, आर्डिपिथिकस रैमिडस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस एटसेट्रा, उनके समय में तो फिर भी घने जंगल हुआ करते थे, और इसीलिए ये सब मोस्टली शाकाहारी ही हुआ करते थे, जो मेजरली रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्प्स खाया करते थे। और हार्ड फूड्स में ज्यादा से ज्यादा नट्स और सीड्स। ये बहुत ही रेयरली नॉन वेजिटेरियन खाना खाया करते थे, वो भी दूसरे जानवरों का बचा खुचा या छोटे मोटे जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह पकड़कर, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। और वो जरूरत की घड़ी अब आ चुकी थी। जैसे ही ग्रासलैंड्स का जन्म हुआ, क्योंकि मैदान साफ होता चला गया, पेड़ पौधे, फल सब्जियां तो गायब होते चले गए, मगर दूर दूर तक दूसरे जानवर साफ दिखाई देने लग गए।
ऐसे मैदानों में कमजोर जानवरों को दूर से ही पहचान कर उनका शिकार करना ही होमो इरेक्टस का इकलौता ऑप्शन बचा, क्योंकि ऑप्टिमल फोरेजिंग थियरी के अनुसार इतने लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स में दूर दूर तक प्लांट्स और वेजिटेबल्स को ढूंढ कर खाने से एनर्जी ज्यादा खर्च होती है और बदले में ज्यादा कुछ कैलोरीज मिलती नहीं थी। 4 आने की सब्जी 12 आने के मसाले जैसा हिसाब हो जाता था। बट अगर किसी बड़े जानवर का शिकार कर दिया जाए तो भरपेट कैलोरीज भी मिल जाती थी। प्लस ये नॉन वेजिटेरियन फूड के कैलोरीज न्यूट्रिशन, प्रोटीन और विटामिन डेंस भी होते थे और आग में कुक करके खाने की वजह से इन्हें डाइजेस्ट करना और आसान हो जाता। और इसीलिए नेचुरली ही होमो इरेक्टस 8 से 10 लोगों के ग्रुप्स में अपने तेज नुकीले हथियार लेकर जानवरों को भगा भगा कर, थका थका कर उनका शिकार करने लगे। और हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है कि होमो इरेक्टस के दौर तक इंसान, जो कि एक ओकेशनल मीट ईटर हुआ करता था, वहां से ये एक हार्डकोर मीट ईटर बन चुका था। सो अब तक हमें यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि पुराने ह्यूमंस का नेचुरल खाना पहले वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, रूट्स और ओकेशनल मीट हुआ करता था। बट अब हम हार्डकोर मीट ईटर्स बन चुके थे और इसीलिए हमारे शरीर में भी बदलाव आने लगे, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव। एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस, जो कि वन ऑफ द लीडिंग थियरीज है एवोल्यूशन की, के अनुसार हमारी आंतें यानी कि हमारे इंटेस्टिन्स छोटे होने लगे, क्योंकि मीट से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज्यादा एनर्जी नहीं लगती एज कंपेयर टू प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, जिनमें एक्सट्रीमली फाइबरस सेल्यूलोज होता है, जिसे डाइजेस्ट कर पाने के लिए लंबे इंटेस्टिन्स चाहिए होते हैं। आज भी अगर आप देखोगे, हम इंसानों का स्मॉल इंटेस्टिन की लंबाई हमारी लंबाई से सिर्फ 3.5 टाइम्स ही ज्यादा है, जबकि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रू हर्बीवोरस एनिमल जिसकी काऊ को अगर देखें तो काऊ का तो 20 टाइम्स ज्यादा लंबा इंटेस्टिन होता है उसके हाइट के हिसाब से या उसके लेंथ के हिसाब से। वहीं पर अगर एक ट्रू कार्निवोर जैसे लायन को देखे तो उसका स्मॉल इंटेस्टिन उसके लेंथ का 2 गुना ही होता है। इवन हमारे स्टमक एसिड का पीएच वैल्यू 1.5 to 2 है, एक कार्निवोर का 0.8 से 1 होता है और एक हर्बीवोर का अराउंड 6 होता है। अब जब हमारी आंतें छोटी होती चली गई, हमें ज्यादा न्यूट्रिशन डेंस खाना मिलता गया और आग में पकाने की वजह से शरीर को डाइजेशन में भी ज्यादा एनर्जी यूज नहीं कर पाना पड़ता था, तो शरीर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हमारे दिमाग के विकास में इस्तेमाल करने लगा। और इसीलिए इसी 20 से 30 लाख सालों के अंदर ही हमारे दिमाग का तेजी से विकास होने लग गया, इतनी तेजी से कि हमारा दिमाग साइज में 4 गुना बढ़ गया, जितना दिमागी विकास हमारा पिछले 6 करोड़ सालों में नहीं हुआ था। और इसीलिए इस पर्टिकुलर पीरियड को द 3 मिलियन ईयर स्प्रिंट या ब्रेन बूम पीरियड कहा जाता है। अच्छा, ब्रेन डेवलपमेंट में नॉनवेज खाने का सबसे बड़ा रोल रहा है, मच मोर देन इवन द यूज ऑफ फायर फॉर कुकिंग फूड। इसको लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं या फिर कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली कुछ बायस्ड वीगन इन्फ्लुएंसर्स, जैसे मैंने कुछ ब्लॉग्स में पढ़ा है। बट भारी मेजॉरिटी साइंटिफिक कम्युनिटी का यही कंसेंसस है कि यस, मीट वो सबसे बड़ा रीजन था जिसने इंसानों के ब्रेन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। और कुकिंग से एज सच मीट के न्यूट्रिशनल और कैलोरिक अवेलेबिलिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, यह भी रिसर्च में प्रूव्ड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वैसे भी इतिहास में भी साफ है कि इंसानों ने मीट खाना आग की डिस्कवरी के पहले से ही शुरू कर दिया था। हमारे दिमाग का फिर यही विकास चलता रहा आज से 2 लाख सालों पहले तक, जिस दौरान कुछ होमो इरेक्टस होमो हाइडेलबर्गेंसिस नस्ल में इवॉल्व हुए, जो नस्ल फिर आगे चलकर होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान बने। अब होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस तक का सफर अगर आप देखेंगे ना तो एटलीस्ट 20 लाख सालों का था। इन 20 लाख सालों में जैसे आपने देखा, हमारा डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, इवन हमारे शरीर के अंगों और डीएनए तक में बहुत बदलाव आया, जिसके कई प्रमाण आज हमारे पास है। हम एक पक्के हंटर गैदरर बन चुके थे जो 20 से 25 के काबिलों में घुमा करते थे, शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। और यही लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स आज से 10,000 साल पहले तक चलती रही। और फिर घटी एक ऐसी घटना जिसे कुछ साइंटिस्ट इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा ब्लंडर मानते हैं। हमने फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी करना सीख लिया। अब आई नो ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, राइट? खेती बाड़ी से तो हमें अन्न मिलने लगा, खाना मिलने लगा, तो ये ब्लंडर कैसे हो सकता है? ऑल्सो बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि इंसानों ने तो खेती बाड़ी कोई शौक से नहीं की थी। उन्होंने ये करना शौक से शुरू नहीं किया था, बल्कि मजबूरी में सीखा था, दिल पे पत्थर रख के। वरना हम अपने हंटिंग वाले लाइफस्टाइल से ही बहुत ही खुश थे।
एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट निकोलस आर लॉन्गरिच ने अपने 2020 के एक रिसर्च में यह डिस्कवर किया कि अर्ली होमो सेपियंस यानी कि हम इवॉल्व हुए थे कुछ 2 से 2.5 लाख साल पहले, बट हमने फार्मिंग की शुरुआत की थी बस 10,000 साल पहले। यानी कि हमारा 96% इतिहास हमने बिना फार्मिंग या पालतू जानवरों को पाले बिताए। उस वक्त अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो फार्मिंग के फायदे कम और नुकसान ज्यादा थे। पता है आज के एक मॉडर्न हंटर गैदरर बुशमैन ग्रुप ने साइंटिस्ट को क्या बोला जब उनसे ये पूछा गया कि आप लोग खेती बाड़ी करना क्यों नहीं शुरू कर देते भाई? उन्होंने कहा क्यों करे भाई, जब दुनिया ऑलरेडी हमारे फेवरेट खानों से भरी पड़ी है। पुराने हंटर गैदरर्स के केस में भी आधुनिक शिकारी होने के नाते हम जंगलों में कहीं भी जाकर शिकार कर सकते थे और चैन से अपनी गुफाओं में जाकर सो भी पाते थे। हंटिंग आपको इमीडिएट रिटर्न्स देता था और फ्लेक्सिबिलिटी भी कि अगर किसी एक जगह पर खाना नहीं अवेलेबल है तो जगह बदल लो। बट अगर खेती करना हो तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। आपको महीनों सालों तक इंतजार करना होगा, ऊपर से मेहनत करना है, हल चलाना है, खेत जोड़ना है, खेतों की रोज रखवाली करनी है चोर घुसपैठ इंसानों से और जानवरों से। इसके बाद भी आप ऊपर वालों के रहमो करम पर हो, क्योंकि मौसम, बरसात, रेगुलर धूप और पानी, हवा, कीड़े, पक्षियां ये कभी भी फसल को बर्बाद कर सकते थे और सारी मेहनत गई पानी में। और इसीलिए इंसानों को एक बड़े झटके की जरूरत थी, अपने हंटिंग के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए, जो झटका प्रकृति ने हमें फाइनली दे ही दिया। आज से 14,000 सालों पहले पृथ्वी पर आइस एज खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। 2000 सालों तक तापमान तेजी से बढ़ता चला गया और फिर अचानक से 1200 सालों के लिए वापस से जमता चला गया। तापमान एक झटके में आइस एज के पीक जितने तापमान को छूने लग गया। इसी दौरान पृथ्वी पर जगह जगह कई सारे बाढ़ भी आने लग गए। इस एक्सट्रीम घटना को यंगर ड्रायस इपॉक कहा जाता है, जिसने आइस एज के कई सारे बड़े बड़े जानवरों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बड़े बड़े जानवर जैसे मैमथ्स, बोविड्स, प्लाइस्टोसीन बाइसन्स एटसेट्रा, जिनका हम इंसान शिकार किया करते थे खाने के लिए। अब ये थियरी वैसे तो थोड़ी डिबेटेबल है और साइंटिस्टों को आज भी नए नए प्रूफ्स मिलते जा रहे हैं, बट कुछ दूसरी थियरीज ये भी दावा करती है कि ये सारे जानवर इसीलिए खत्म हुए क्योंकि हम इंसान बेसिकली इनका शिकार करते चले गए। बट एक चीज तो बिल्कुल ही तय है सबूतों के साथ कि सारे हमारे बड़े शिकार विलुप्त होते चले गए, जो ही प्राइमरीली हमारा खाना हुआ करते थे, और छोटे छोटे एनिमल्स बचे रह गए जैसे रैबिट्स, रैट्स, गिनी पिग्स एटसेट्रा। उनको हंट करके हमें उतना मीट नहीं मिलता था कि हमारी पूरी टोली बैठ के खा सके। तो इसी मजबूरी ने जन्म दिया फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को, और इसी नए खेल में साथ साथ हाथ बटाने की जरूरत में ह्यूमन सेटलमेंट्स बनने लगे, छोटी छोटी बस्तियां और गांव बनने लगे। अब इन बस्तियों के खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेतों में मोस्टली सीरियल्स जैसे कि मक्का, गेहूं, राइस, बार्ले एटसेट्रा उगाए जाने लग गए, क्योंकि ये अच्छे खासे क्वांटिटी में उगाए जा सकते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भर सकते थे। इनफैक्ट सीरियल कंजम्पशन का और पॉपुलेशन ग्रोथ का काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और इसीलिए आज भी हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले देश जैसे इंडिया और चाइना टॉप सीरियल कंज्यूमिंग देश है। और इसीलिए जिस दौर में फार्मिंग की शुरुआत हुई से लेकर 1000 AD तक पॉपुलेशन 120 गुना बढ़ चुकी थी। मानो एक झटके में 80 लाख से 100 करोड़ लोग हो गए। सो अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ना पॉज करते हैं और सोचते हैं, क्योंकि फार्मिंग इंसानी इतिहास का एक बड़ा माइलस्टोन था। वो इंसान जो अपने 99% जिंदगी भर हंटर गैदरर रहा, खाने की कमी की वजह से वो मजबूर हो गया सेटल होकर खेती बाड़ी करने के लिए। इससे उसका फूड सोर्स, उसका फ्यूल सोर्स हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड। इसको इस तरह से इमेजिन करो, अगर एक इंजन है वो बना है डीजल से चलने के लिए, अब अगर आप उसमें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन डालने लगोगे तो क्या होगा? उस डीजल वाले इंजन के साथ क्या होगा? इंजन चलेगा तो सही, मगर अंदर ही अंदर से डिस्ट्रॉय होने लगेगा, उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की शुरुआत हो गई थी। हमारे डाइट का न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन चेंज होने लग गया। हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में हमारा डाइट 37% प्रोटीन, 41% कार्बोहाइड्रेट और 22% फैट का कंप्राइज करता था। 60% प्लस कैलोरीज हमें एनिमल सोर्सेज से मिलती थी जैसे कि मीट और फिश। बट फार्मिंग शुरू करने के बाद हमारा न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन हो गया 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट्स, 15% प्रोटीन्स और 20% फैट। यानी प्रोटीन्स लिटरली हाफ से भी ज्यादा कम हो गए
और कार्ब्स 50% से भी ज्यादा बढ़ गए। प्लस क्योंकि हम एक जैसे ही क्रॉप्स उगाया करते थे तो हमारे फूड्स में वैरायटी की भी कमी होने लग गई, जिस वजह से बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की भी हमें कमी होने शुरू हो गई। इसका इंपैक्ट कितना स्ट्रांग पड़ा आप बस इस एक सिंपल से ग्राफ से समझ सकते हो। फार्मिंग इन्वेंशन से जस्ट पहले ह्यूमन मेल्स की एवरेज हाइट 5 फुट 10 इंचेस हुआ करती थी। हमारे जंगली हंटर गैदरर मेल्स की मैं बात कर रहा हूं। और जैसी खेती बाड़ी शुरू हुआ ये कुछ हजार सालों में घटकर 5 फुट 3 इंचेस हो गई। इवन आज तक वर्ल्ड का ग्लोबल एवरेज 5 फुट 9 इंच ही है, और वो भी मेडिकल और न्यूट्रिशन साइंस और हेल्थ सप्लीमेंट्स के इतने डेवलपमेंट होने के बाद भी। एक एवरेज इंडियन मेल की हाइट आज भी हंटर गैदरर पूर्वजों से 4 से 5 इंच कम है, सिर्फ 5 फुट 5 इंचेस। प्लस मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग गई उस दौर में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लोगों का पेट तो भर रहा था, बट एम्प्टी कैलोरीज की वजह से लोगों को न्यूट्रिशन की कमी होने लग गई। न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन B12, विटामिन D और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यही न्यूट्रिएंट्स की आज वीगन्स और कुछ वेजिटेरियंस को भी कमी पड़ती रहती है अगर अपने डाइट पर ध्यान नहीं दिया जाए तो। सो पहले हम क्या एग्जैक्टली खा रहे थे जो हमें हेल्दी रख रहा था, और फार्मिंग के बाद हम क्या खाने लगे? पहले के हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में हमारा डाइट मोस्टली कंप्राइज करता था रफली 30% मीट्स, 30% फिशेस और 40% प्लांट्स, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स जैसे पोटैटोज, यैम्स हो गए। अब जो चीज हम पहले नहीं खाया करते थे वो थे सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एडेड सॉल्ट्स, एडेड शुगर्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ब्रेड्स, पास्तास, अल्कोहल्स एटसेट्रा। ये चीज हमारे मेन्यू में पहले हुआ ही नहीं करती थी, बट फार्मिंग रेवोल्यूशन के बाद एग्जैक्टली वही चीजें हमारा एकदम स्टेपल डाइट बन गया। सो ऐसे समझ लो हमारे इंजन के लिए प्योर डीजल फ्यूल में मिट्टी का तेल मिक्स होने लग गया। और पता है इवन आज तक जो 200+ हंटर गैदरर ट्राइब्स है ना, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से कट ऑफ रहे और नतीजन मॉडर्न बीमारियों से भी, वो भी इसी पुराने डाइट पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, और वो भी डाइट में यही हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट का ट्रेंड फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए टैंजानिया के हैड्जा बुशमैन, जो आज के तारीख में भी 100 से 200 ग्राम्स प्रोटीन रोजाना कंज्यूम करते हैं। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने जब पॉडकास्ट में इंडिया के एक टॉप जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज राय को बुलाया था तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, हमें तो स्ट्रिक्टली होना चाहिए नॉन वेजिटेरियन डाइट, हम सबको खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, जिसे बहुत हेट मिला। वो बेसिकली यही बता रहे थे कि क्यों ये डाइट हमारा नेचुरल डाइट रहा है, हमारा प्योर डीजल रहा है। अब ये सब बताकर मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब तो हम सभी को नॉन वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, एकमात्र यही ऑप्शन बच गया है। मेरा काम तो बस हमारे पास्ट की सच्चाई को बताना है ताकि हम समझ सके कि हम कहां से आए हैं, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट ट्रूथ, राइट? और डरो मत, किसी भी वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन बनने की कोई जरूरत नहीं है। सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है जब साइंटिफिक सोच अपने साथ हो। वेजिटेरियंस के पास ना एक नॉन वेजिटेरियन से भी बेहतर ऑप्शन है जो मैं कुछ ही समय में रिवील करूंगा। बट उससे पहले यह सवाल आपके दिमाग में नहीं आया क्या कि चलो अगर डाइट बदला तो बदला, व्हाट्स द बिग डील? बस सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट्स का बढ़ना इतनी बड़ी दिक्कत है क्या? वेल यस, बहुत बड़ी दिक्कत है। कार्ब्स का काम सिर्फ हमें जरूरत की एनर्जी देना होता है। जब भी हम जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खाते हैं तो ये दुनिया भर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एंड बाय दुनिया भर आई मीन ब्रह्मांड भर के। ये जो भी बीमारियां मैंने शुरुआत में जो बताई थी ना, हमारे एंसेस्टर्स को जो नहीं हुआ करती थी, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी, कैंसर्स, इन्फ्लेमेशन, इवन दांतों की बीमारियां तक, ये सब का डायरेक्ट एसोसिएशन हाई कार्बोहाइड्रेट वाले डाइट्स के साथ है। ऐसी शायद ही कोई बीमारियां होगी जो हाई कार्ब्स और शुगर से नहीं ट्रिगर होती है। जस्ट इमेजिन, पहले हार्ट डिजीजेस और कैंसर्स जो आज WHO के अनुसार 67% मौतों का कारण है, वो एक्सट्रीमली रेयर हुआ करते थे। बट ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं एक्सेस, जरूरत से ज्यादा कार्ब्स वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट्स रहे हैं, सिंपली कार्ब्स नहीं। और वही बैलेंस तो फार्मिंग के आने के बाद बिगड़ गया। और इसके बाद दूसरा बड़ा बॉम्ब, पहले वाले से भी बहुत बड़ा बॉम्ब फटा हमारे डाइट पर 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनने लगे। शुगर्स, केमिकल्स, नमक, सैचुरेटेड फैट्स, प्रिजर्वेटिव्स, इन सब का इस्तेमाल तो सीधा फिर स्काई रॉकेट होने लग गया। मतलब अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि इंजन में मिट्टी का तेल तो छोड़ो, लिटरली हम डांबर का पानी ही डालने लगे। लेकिन फिर भी
क्योंकि इन खानों को हमें ललचाने के हिसाब से इंजीनियर किया गया था, तो इंसान इसे बिना सोचे समझे अपने शरीर में ठूसता चला गया। आज के दौर तक, इवन आज भी यही हो रहा है ना? हम कहां से कहां आ गए हैं बिना हमारे शरीर और उसके विकास के इतिहास को समझे। हमें अपने देश के इतिहास को जानने की तो बहुत उत्सुकता रहती है, लेकिन हमारे शरीर के इतिहास को जानने का क्या? हम शरीर को तो मंदिर बुलाते हैं, लेकिन इस मंदिर का इतिहास कितनों ने ही पढ़ा है? जबकि हेल्थ से ज्यादा कीमती चीज कोई इस दुनिया में नहीं है, ये बात आप भी जानते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब क्योंकि हमने हमारे इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, ये रिसर्च लिटरली हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद आपके सामने लाया हूं, और सारे रेफरेंसेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए। बट अब हम फाइनली फोकस कर सकते हैं आज के जमाने में वो बेस्ट डाइट क्या होना चाहिए जो हमें सारी बीमारियों से दूर रखे और फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली शार्प रखे। वेल, उसका सिंपल सा जवाब है, जितना हो सके अपने डाइट के न्यूट्रिशन प्रोफाइल को हमारे हंटर गैदरर पूर्वजों के न्यूट्रिशन प्रोफाइल से मैच कराओ। उनके हाई प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और लो कार्ब्स और मॉडरेट फैट्स वाले प्रोफाइल से मैच कराओ, क्योंकि हमारा शरीर 25 लाख सालों के एवोल्यूशन की वजह से इसी टाइप के फ्यूल के लिए बना है। इसी सिंपल से नेचुरल डाइट ने आज जो हम हैं, सबसे बुद्धिमान प्रजाति बनने में हमारी मदद की है। ये प्लेन एंड सिंपल डाइट और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल सत्य है। इसे प्रमोट नहीं किया गया था हमारे पूर्वजों को $1 बिलियन कंपनीज द्वारा। इसे प्रकृति ने हमारे लिए स्पेसिफिकली चुना था। सो अब आता है अगला सवाल। नॉन वेजिटेरियंस का तो चलो इजी है, वो लीन मीट और फिश और वेजिटेबल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, शुगर्स को कट डाउन कर सकते हैं। वेजिटेरियंस इस न्यूट्रिशन स्प्लिट को कैसे मैनेज कर पाएंगे? वेल, सिंपल है, अवेयरनेस से और थोड़ी सी प्लानिंग से। इनफैक्ट वेजिटेरियंस को तो नॉन वेजिटेरियंस के भी ऊपर एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। देखो, वेजिटेरियन डाइट्स में ना मेन प्रॉब्लम बस यही है कि आपको फूड्स को लेकर ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता कि डिनर के लिए कोई भी एक मछली ले लो तो सारे बैलेंस्ड अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होता, और इसीलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आपको वैरायटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन सोर्सेज को डाइट में इंक्लूड करना होगा, जो कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत ईजी है। रिमेंबर, पुराने फार्मर्स बेचारे तो वही खा सकते थे जो वो उगाते थे, वैरायटी कहां से उन्हें मिल पाती, और इसीलिए तो उनकी हाइट सीवियरली घटने लगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होने लग गया और माल न्यूट्रिशन बढ़ने लगा। बट आपको सिर्फ और सिर्फ वैरायटी और बैलेंस पर फोकस करना है। देखो, मैं कुछ सैंपल डाइट्स बना के आपको दिखाता हूं वेजिटेरियंस के लिए, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी दिखाऊंगा, जिस पर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि हम 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, हमें जितना हो सके हमारे पूर्वजों के पेलियोलिथिक डाइट के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हिसाब से मैचिंग प्रोफाइल बनाना है। नंबर 2, हमें मेक श्योर करना है कि हम वैरायटी ऑफ फूड्स से न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि किसी भी विटामिन या मिनरल तक की हमें कमी ना हो। सो वेजिटेरियंस के लिए ये सिंपल सा मॉडल देखो। इसमें लोअर पार्ट ऑफ द पिरामिड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन से भरा होना चाहिए, जो आपके 40% कैलोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें भी आप वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स का स्प्लिट 15-15% और फ्रूट्स का 10% रख सकते हो। इसमें वेराइटीज ऐड करना जितना हो सके आपके मोस्टली सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स और इवन एंटीऑक्सीडेंट के नीड को ये पूरा कर देगा। साथ में आपको हेल्दी सोर्स ऑफ एनर्जी भी देगा विद फाइबर, सिर्फ खोखले कैलोरीज नहीं। इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, जैसे पता है किनोवा और हिमालयन बकव्हीट, जिसे कुट्टू कहते हैं, ऐसे 2 आइटम्स है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तो देते हैं, लेकिन इतने हेल्दी है कि ये कार्ब्स वाले यूजुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। दे आर दी ओनली एंटी इंफ्लेमेटरी कार्ब्स, यानी कि कार्ब रिलेटेड बीमारियों से दूर रखेंगे। मैं पर्सनली इसीलिए हिमालयन बकव्हीट यानी कि कुट्टू के आटे की रोटियां खाता हूं इंस्टेड ऑफ व्हीट, और किनोवा खाता हूं इंस्टेड ऑफ राइस। प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है और इजीली अवेलेबल भी होते हैं अगर आप सिटीज में रहते हो। फिर उसके ऊपर वाले पार्ट में हमें प्रोटीन सोर्सेज को ऐड करना है। इसमें बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज है लेग्यूम्स जैसे राजमा, बीन्स, पीनट्स, चिकपीस, पल्सेस जैसे कि मूंग, काबुली चने, ब्लैक चने, फिर सोया चंक्स हो गए, सोया बीन्स और टोफू, दूध और पनीर भी हो गए। रिमेंबर, आपको एटलीस्ट 25 से 30% प्रोटीन को टारगेट करना होगा, मतलब अराउंड 80 to 100 ग्राम्स। जैसे ये एक सैंपल हेल्दी वेज डाइट है एक रिसर्च पेपर में, जो 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है फ्रॉम वेरिड सोर्सेज। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं कवर करना चाहूंगा
जैसे बहुत सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि आपको प्रोटीन की जरूरत इतनी नहीं है, आपको 50 ग्राम प्रोटीन भी बहुत होता है, लेकिन इस पर भी बहुत से साइंटिस्टों का यह मानना है कि ये हाईली पॉलिटिसाइज्ड होता है, यानी कि फॉर सम अननोन रीजन हमें हाई कार्बोहाइड्रेट और लो प्रोटीन वाले डाइट में स्विच किया जा रहा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है आप नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारा एवोल्यूशनरी पास्ट, हमारे हंटर गैदरर की लाइफस्टाइल तो कुछ और ही कहती है फैक्ट्स, जैसे हमने अभी इस वीडियो में देखा। अब बढ़ते हैं डाइट पिरामिड में थोड़ा ऊपर। 20 से 25% आपको हेल्दी फैट्स रखना है, वो भी जितना हो सके हेल्दी सोर्सेज से, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, नट्स एंड सीड्स, चिया, फ्लैक्स सीड्स, ये सब में ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि की है हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए। फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स यानी कि अखरोट बेस्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए भी, जिस पर भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी भी अक्सर वेजिटेरियंस को कमी हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड प्रोसेस्ड फैट्स, जिन्हें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, जैसे ट्रांस फैट्स हो गए, इन्हें पॉइजन की तरह अवॉइड करना चाहिए और सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट में रखना चाहिए। और लास्टली सिर्फ 5% कैलोरीज आपका हाई शुगरी फूड्स जैसे आइसक्रीम्स, कैंडीज, पेस्ट्रीज से आना चाहिए, और अगर ये अवॉइड कर सको तो टोटली माइनस ही कर दो, बेस्ट है। प्रोटीन्स या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बढ़ा दो उसकी जगह पर, तो ये तो एकदम आइडियल रहेगा। बट ऑफ कोर्स ये बस चीट मील्स के हिसाब से ही मैंने एक बैंक बनाया, क्योंकि फिसल तो कोई भी सकता है, हम सभी इंसान है यार। अब इसके अलावा विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियंस को ये डाइट से नहीं मिल पाता। सप्लीमेंटेशन में आप आयरन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको ये डाइट से नहीं मिल पा रहे तो। अब ऑब्वियसली आपके फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से भी डाइट थोड़ा सा एडजस्ट होगा। जैसे अगर आप एक मैराथन रनर हो या एथलीट हो, तो आपको थोड़ा सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाना होगा, और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी 0 है तो आपको कार्ब्स और शुगर्स को एकदम लिमिट रखना होगा और डिसेंट लेवल ऑफ प्रोटीन्स कंज्यूम करना होगा, और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे डेली के एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि एक्सरसाइज के साथ। इस सिंपल से डाइट को फॉलो करोगे तो आप भी हमारे हंटर गैदरर डाइट के जितना हो सके करीब पहुंच पाओगे, और लो कार्ब्स और शुगर होने की वजह से सारे मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी आप अपने आप को दूर रख पाओगे। अब इसमें वेजिटेरियंस को एडवांटेज ये है कि बहुत सारे नॉन वेज डाइट के डिसएडवांटेजेस, जैसे हैवी होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, कैंसर्स और हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ाना को ये इजीली बाईपास कर सकता है, और लॉन्जेविटी यानी लंबी हेल्दी जिंदगी जीने के लिए ये डाइट एकदम बेस्ट रहेगा। अब ये वाला जो डाइटरी शिफ्ट है ना, ये ऑब्वियसली एक दिन में नहीं आने वाला है। फर्स्ट स्टेप तो अवेयरनेस है, फिर उसके बाद नॉलेज गेन करना, जो अब आप करोगे इस पर और अपनी रिसर्च करके, और फिर एवरीडे बेसिस पर एक स्टेप लेना सही डायरेक्शन में, सही हैबिट्स कल्टीवेट करना। बट यही छोटे छोटे बदलाव भी हर दिन कुछ ही महीनों में आपके हेल्थ में एक मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। देखो बात सिंपल है, अगर साइंस को समझकर अगर हमने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में इसे यूज नहीं किया ना, तो ये बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी हम जैसे साइंस लवर्स के लिए। सो इस बदलाव की चाबी अब आपके हाथ में ही है। और अब बात करते हैं चलो नॉन वेजिटेरियंस की, कि उन्हें कैसा डाइट कंज्यूम करना चाहिए। वेल, डाइटरी स्प्लिट एकदम सेम ही होगा जैसे वेजिटेरियंस का है, बस सिर्फ हम प्रोटीन्स के नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पर डिपेंड कर सकते हैं। इनमें भी क्लीन सोर्सेज ही लेना है, जैसे फिशेस, सी फूड्स और लीन मीट्स, जो प्रोटीन के साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी देंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे हंटर गैदरर पूर्वज जो थे, वो वाइल्ड एनिमल्स का मीट खाया करते थे, फैक्ट्रियों में ब्रीड किए हुए, हार्मोन इंजेक्शंस लगाए हुए जानवरों का नहीं। और इसीलिए मीट फ्रेश सोर्सेज से परचेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फ्रेश सी फूड और फिशेस बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन होगा चिकन या टर्की जैसा लीन मीट, उससे नीचे गोट या लैम्ब, और लास्टली सबसे रिस्की ऑप्शन पोर्क या बीफ, जो रेगुलरली कंज्यूम करना सही नहीं है, क्योंकि रेड मीट से कई बीमारियों का रिस्क भी बढ़ सकता है। और बाकी मोस्टली आपको सेम ही रखना है। सो इस डाइट से आप चीजों को बैलेंस भी कर पाओगे, प्लस आपको बहुत सैक्रिफाइसेस भी नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लिमिट में इवन स्वीट्स वगैरह भी खा सकते हो। और अब गाइस, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, ये मेरा एक रिसेंट का ही पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरे एक दोस्त ने सिर्फ 1 महीने एवरीडे रोटी में घी लगाकर खाना स्टार्ट किया, और उसके कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज ऑफ हेल्दी लिमिट हो गए। मेरे दूसरे दोस्त ने सिर्फ 1 महीना रेगुलर अल्कोहल पीना स्टार्ट किया, और उसके लिवर वैल्यूज आउट ऑफ हेल्दी लिमिट्स हो गए। ये सब हमारा नेचुरल फूड नहीं है। हमारा इंजन
इन्हें सपोर्ट नहीं करता। सो इस वीडियो से मेरा बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, अपने हेल्थ को लेकर और ज्यादा प्रोएक्टिव हो। हमें भेड़ चाल का शिकार नहीं बनना है। मीडिया, मुनाफे कमाने वाली कंपनियां, गुमराह हुए लोग, ये सभी हम पर जाने अनजाने में इस कदर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं कि हम रैशनली सोच पाना ही भूल गए कि फंडामेंटली हम क्या खाने के लिए बने। बट अब आपने वो पहला कदम ले लिया है एक पॉजिटिव बदलाव का, जो है अवेयरनेस। और अब बस एक्शन लेना स्टार्ट करने की बारी है, वन स्टेप एट अ टाइम। ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, ताकि ये अवेयरनेस और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अपने फैमिली के साथ तो जरूर शेयर करना, क्योंकि घर में हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस में सभी का रोल होता है, और साथ मिलकर अगर चला जाए तो पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना और आसान हो जाता है। एंड विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून, स्टे फिट एंड हेल्दी। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।